गोपाल जीजा जी सुनिए। अचानक अपने लिए जीजा जी का संबोधन सुनकर वृद्ध गोपाल चौंक पड़ा। उसने मुड़कर देखा। ऋतु एक सुदर्शन युवक के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। चंडीगढ़ में उसके परिवार के साथ गोपाल और उसकी पत्नी रचना का दिन रात का उठना बैठना था। अरे साली साहिबा, आप अरे शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आपका कोई अता पता होता तो शादी में बुलाती, ऋतु ने शिकायत भरे स्वर में कहा और फिर युवक की ओर मुड़कर बोली, राहुल, यह गोपाल जीजा जी हैं। मुझे मालूम है, जब पहली बार तुम्हारे घर आया था तो एल्बम में इनकी कई तस्वीरें देखी थी। पापा ने बताया था कि ये भी कभी परिवार के ही सदस्य थे। दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद भी संपर्क रहा था। फिर पत्नी के आकस्मिक निधन के बाद न जाने कहाँ गायब हो गए। राहुल बीच में ही बोल उठा। रचना के निधन के बाद मनु को अकेला संभालना मुश्किल था, इसलिए उसे देहरादून में एक हॉस्टल में डाल दिया। यहाँ से देहरादून नज़दीक है, इसलिए अपना ट्रांसफ़र भी यहीं करवा लिया। अक्सर आप लोगों से संपर्क करने की सोचता था, मगर व्यस्तता के चलते टाल जाता था। गोपाल ने जैसे सफाई दी, चलो सामने रेस्टोरेंट में बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं। अकेले रहता हूँ, इसलिए घर तो ले जा नहीं सकता, तो हमारे घर चलिए ना जीजा जी, राहुल ने आग्रह किया। तुम्हारे घर जाने और वहाँ खाना बनने में देर लगेगी और मुझे बहुत भूख लगी है। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। अब मुलाकात हो गई है तो घर आना जाना तो होता ही रहेगा। रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद गोपाल ने ऋतु से उसके परिवार का हालचाल पूछा और फिर राहुल से उसके बारे में। राहुल ने बताया कि वह एक फैक्ट्री में इंजीनियर है। नया प्लांट लगाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए बहुत व्यस्त रहता हूँ। घर वालों से बहुत कहा था कि फ़िलहाल मेरे पास घर गृहस्थी के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा, अतः शादी स्थगित कर दे, मगर कोई माना ही नहीं और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ ही बेचारी ऋतु को। खैर, अब आप मिल गए हैं तो मेरी चिंता दूर हो गई। अब आप इसे संभालिए और मैं अपनी नौकरी को समय देता हूँ। अगर मैं यह प्रोजेक्ट समय पर यानी अगले 3 महीने में सफलपूर्वक पूरा नहीं कर सका तो मेरी यह नौकरी ही नहीं, पूरा भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। जीजा जी, राहुल ने बताया, दायित्व वाली नौकरी में तो ऐसे तनाव और दबाव रहते ही हैं। खैर, अब साली साहिबा की फिक्र छोड़कर तुम अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो और फिलहाल खाने का मज़ा लो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, क्या आप रोज़ यही खाना खाते हैं? राहुल ने पूछा। अक्सर सुबह नौकरानी नाश्ता और साथ ले जाने के लिए लंच बना देती है। शाम को यही कहीं खा लेता हूँ। अब आप इधर उधर नहीं, हमारे साथ खाना खाया करेंगे जीजा जी। ऋतु बढ़िया खाना बनाती है, जीजा जी को मालूम है। मैंने रचना दीदी से ही तो तरह तरह का खाना बनाना सीखा है, ऋतु बोली। तब तो तुम्हें जीजा को क्या क्या पसंद है ये भी मालूम होगा, राहुल ने पूछा। तो ऋतु ने सहमति में सिर हिला दिया। तो फिर
कल रात का डिनर जीजा जी की पसंद का बनेगा। राहुल ने कहा, मना न करिएगा जीजा जी। जीजा जी को अपने घर का पता तो बताओ, रितु बोली। आपके पास व्हीकल है ना जीजा जी? राहुल ने पूछा। हाँ, मोटरसाइकिल है। तो फिर पता क्या बताना, तुम घर ही दिखा दो ना। मैं यहाँ से सीधा फैक्ट्री के लिए निकल जाता हूँ। तुम जीजा जी के साथ घर जाओ, मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ। तब तक आप लोग बरसों की जमा की हुई बातें कर लेना। कमाल के आदमी हो यार, कुछ देर पहले मिले, अजनबी के भरोसे बीवी को छोड़कर जा रहे हो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं जीजा जी? रितु के घर में आपकी भी वही इज्जत है जो ललित जीजा जी की, राहुल ने उठते हुए कहा। गोपाल अभिभूत हो गया। ललित रितु की बड़ी बहन लतिका का पति था। मोटरसाइकिल पर रितु उससे सटकर बैठी। एक अरसे के बाद नारी देह के स्पर्श से शरीर में एक अजीब सी अनुभूति का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उस एहसास को झटक दिया कि ऐसा सोचना भी राहुल और रितु के परिवार के साथ विश्वासघात है। बातों में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। राहुल के लौटने के बाद वह चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। आप कल ज़रूर आना जीजा जी, राहुल ने याद दिलाया। कल नहीं, आज शाम को कहो, 12 बज चुके हैं। बरखुरदार, वैसे भी शाम को मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी, इसलिए फिर कभी आऊँगा। देर व दुरुस्त से अपने यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जीजा जी, और फिर देर तक काम करने के बाद तो घर का बना खाना ही खाना चाहिए। राहुल ने लेकिन हल्का दावत वाला नहीं, गोपाल ने हथियार डाल दिया। हल्का यानी दाल चावल बना लूँगी, मगर आपको आना ज़रूर है। रितु ठुनकी। शाम को जब गोपाल रितु के घर पहुंचा तो राहुल तब तक नहीं आया था। हो सकता है 10 मिनट में आ जाए, और यह भी हो सकता है कि 10 बजे तक भी न आए। फ़ोन कर बता देती हूँ कि आप आ गए हैं। रितु ने मोबाइल उठाते हुए कहा। ठीक है, मैं खाना पैक कर देती हूँ, आप ड्राइवर को आने के लिए कह दीजिए। कहकर रितु ने मोबाइल रख दिया। बोली, कहते हैं आने में देर हो जाएगी, ड्राइवर को खाना लाने भेज रहे हैं। आप टीवी देखिए जीजा जी, मैं अभी इनका टिफ़िन पैक करके आती हूँ। मुझे फ़ोन दो, पूछता हूँ कि ये कहाँ की शराफत है कि मुझे घर बुलाकर खुद ऑफिस में खाना खा रहा है। गोपाल की बात सुनकर रितु ने नंबर मिलाकर मोबाइल उसे पकड़ा दिया। आप घर पर हैं, इसलिए मैं भी समय पर घर का खाना खा लूँगा जीजा जी, वरना अकेली रितु के पास तो ड्राइवर को घर पर खाना लाने नहीं भेज सकता था। गोपाल की शिकायत सुनकर राहुल ने कहा, आपके साथ रितु भी खा लेगी, वरना भूखी ही सो जाती है। आप मेरे रहने न रहने की परवाह मत करिए जीजा जी, बस जब फुर्सत मिले रितु को कंपनी दे दिया करिए। घर में वैसी ही महक थी जैसी कभी रचना की रसोई से आया करती थी। रितु डब्बा लेकर आई ही थी कि तभी घंटी बजी। लगता है ड्राइवर आ गया। गोपाल ने बढ़कर दरवाज़ा खोला और रितु से डब्बा लेकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। खाने की खुशबू से मुझे भी भूख लग आई है।
ऋतु, आप डाइनिंग टेबल के पास बैठिए, मैं अभी खाना ला रही हूँ, कह ऋतु ने फुर्ती से मेज पर खाना रख दिया। राई और जीरे से बघारी अरहर की दाल और भुनवा आलू, लौकी का रायता, आप परोसना शुरू करिए जीजा जी, उसने रसोई में से कहा। मैं गर्मा गर्म चपातियाँ लेकर आ रही हूँ, तुम भी आओ ना, गोपाल ने चपातियाँ रखकर वापस आती ऋतु से कहा। बस एक और आपके लिए और एक अपने लिए, और चपाती बनाकर अभी आई, मगर आप खाना ठंडा मत कीजिए। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बस 2 ही चपातियाँ खाऊंगा, गोपाल ने ऋतु के आने के बाद पूछा। और भी तो मांग सकता हूँ, सवाल ही नहीं उठता। चावल के साथ आप 2 से ज़्यादा चपातियाँ नहीं खाते, और अरहर की दाल के साथ चावल खाने का मोह भी नहीं छोड़ सकते। मुझे सब पता है जीजा जी, ऋतु ने कुछ इस अंदाज से कहा कि गोपाल सिहर उठा। वाकई उसकी पसंद के बारे में ऋतु को पता था। खाने में बिल्कुल वही स्वाद था जैसा रचना के बनाए खाने में होता था। खाने के बाद रचना की ही तरह ऋतु ने अधूनी सौंफ भी दी। गोपाल ने कहना चाहा कि रचना के जाने के बाद पहली बार लगा है कि खाना खाया है। रोज़ तो जैसे जीने के बाद पहली बार लगा है कि खाना खाया है। रोज़ तो जैसे जीने के लिए पेट भरता है, और जीना तो खैर है ही मनु के लिए, पर कह न पाया। टीवी देखते जीजा जी तो ऋतु को मेरी खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखने की आदत का भी पता था है। सोच गोपाल बोला, अभी तो घर जाऊंगा साली साहिबा, स्वाद में ज़्यादा खा लिया है, अतः नींद आ रही है। हालांकि खाते ही चल पड़ना शिष्टाचार के विरुद्ध था, लेकिन न जाने क्यों उसने ज़्यादा ठहरना मुनासिब नहीं समझा। आप अपनी नियमित खुराक से कभी ज़्यादा कहाँ खाते हैं जीजा जी, मगर नींद आने वाली बात मानती हूँ। कल भी आधी रात तक रोके रहा था हमने आपको, तो फिर आज आने की इजाज़त है, इस शर्त पर कि कल फिर आएंगे। कल तो हेड ऑफिस यानी दिल्ली जा रहा हूँ, कितने दिनों के लिए, 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आकर फ़ोन करूँगा। फ़ोन क्या करना, स्टेशन से सीधे यहीं आ जाइएगा। सफ़र से आने के बाद पेट भरकर खाना खाकर आप कुछ देर सोते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। आप बिना संकोच आ जाना, मैं तो हमेशा घर पर ही रहती हूँ। गोलू जीजा जी, गोपाल चौंक पड़ा। रचना उसे गोलू कहती थी, यह ऋतु को कैसे मालूम, लेकिन पर्यक में उसकी बात को अनसुनी करके वह विदा लेकर आ गया। घर आकर भी वह इस बारे में सोचता रहा। रचना कभी भी आसी ऋतु से अपने पति के बारे में बात करने वाली नहीं थी। उसका और ऋतु का परिवार एक सरकारी आवासीय कॉलोनी के मकान में ऊपर नीचे रहता था। मनु तो ज़्यादातर ऋतु को मम्मी के पास ही रहता था। रचना भी उसके ऑफिस जाने के बाद नीचे चली जाती थी, और जिस रोज़ ऋतु के पापा उसके ऑफिस से लौटने के
पहले आ जाते थे तो उसे अपने पास ही बरामदे में बैठा यही बैठ जाओ न गोपाल बेटे, तुम्हारे बहाने हमें भी एक बार फिर चाय मिल जाएगी। छुट्टी के रोज अक्सर सब लोग पिकनिक पर या कोई संस्कृति कार्यक्रम देखने जाते थे। कई बार रचना के यह कहने पर कि आंटी जी और रितु फला फिल्म देखना चाह रही हैं, वह किराए पर वीसीआर ले आता था और रितु के घर वाले फिल्म देखने ऊपर आ जाते थे। रितु का आना जाना तो खैर लगा ही रहता था, दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर लगे कि रितु उसमें हद से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। तो फिर अब और वह भी शादी के बाद रितु ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? माना कि राहुल वयस्क है और नवविवाहिता रितु के साथ उतना समय नहीं बिता पा रहा जितना उसे बिताना चाहिए, लेकिन वह रितु की अवहेलना भी तो नहीं कर रहा। रितु को समझना होगा और वह भी बगैर उससे मिले। गोपाल दिल्ली से 2 दिन बाद ही लौट आया, मगर उसने रितु से संपर्क नहीं किया। 1 सप्ताह के बाद रितु को फ़ोन किया। आप कब आए जीजाजी? कल रात को। तो फिर आप घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना रितु, उनकी रात के 11 बजे मैं सिवा अपने घर के कहीं और नहीं जाता। उसने रुखाई से कहा, यह भी तो आप ही का घर है। अभी आप कहाँ हैं? ऑफिस में। वह क्यों? टूर से आने के बाद आराम नहीं किया? रात भर कर तो लिया। अभी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ रितु, तुमसे फिर बात करूँगा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शाम को रितु का फ़ोन आया, मगर उसने मोबाइल बजने दिया। कुछ देर के बाद फिर रितु ने फ़ोन किया, तब भी उसने बात नहीं की, मगर घर आने पर उसने बात कर ली। आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे जीजाजी? रितु ने झुंझलाए स्वर में पूछा। ऑफिस में काम छोड़कर पर्सनल कॉल रिसीव करना मुझे पसंद नहीं है। आप अभी तक ऑफिस में हैं? हाँ, दिल्ली जाने की वजह से काफ़ी काम जमा हो गया है। उसे ख़त्म करने के लिए कई दिनों तक देर तक रुकना पड़ेगा। खाने का क्या करेंगे? भूख लगेगी तो यहीं मंगवा लेंगे, नहीं तो घर जाते हुए कहीं खा लेंगे। कहीं क्यों, यहाँ आ जाओ ना जीजा जी, मेरे साथ और भी लोग रुके हुए हैं रितु, और हम सब इकट्ठे काम करते हैं तो खाना भी इकट्ठे ही खाते हैं। अच्छा, अब मुझे काम करने दो। शुभ रात्रि। उसके बाद कई दिनों तक यही कर्म चला और फिर रितु का फ़ोन आया कि चंडीगढ़ से पापा आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अंकल से मिलने का लोभ गोपाल संवरण न कर सका और शाम को उनसे मिलने रितु के घर गया। कुछ देर के बाद रितु खाना बनाने रसोई में चली गई। तुमने क्या नौकरी बदल ली है गोपाल? अंकल ने पूछा। नहीं अंकल, रितु बता रही थी कि अब तुम बहुत व्यस्त रहते हो। पहले तो तुम समय पर घर आ जाते थे, तरक्की होने के बाद काम और जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही है। अंकल, तुम्हारी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों में मैं एक और जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ गोपाल, अंकल ने आग्रह किया। रितु का ख्याल भी रख लिया करो। राहुल बता रहा था कि तुम्हारे मिलने पर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन तुम भी एक बार आने के बाद व्यस्त हो गए
और ऋतु ने अपने को एकदम नकारा समझना शुरू कर दिया है। असल में मैं राहुल के फ़ोन करने पर ही यहाँ आया हूँ। अगले कुछ महीने तक उस पर काम का बहुत ही ज़्यादा दबाव है और ऐसे में ऋतु का उदास होना उसके तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अतः वह चाहता था कि मैं कुछ अरसे के लिए ऋतु को अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं और तुम्हारी आंटी यह मुनासिब नहीं समझते। राहुल के माता पिता ने साफ कहा था कि राहुल की शादी इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि पत्नी उसके खाने पहनने का ख्याल रख सके। ऐसे में तुम ही बताओ, हमारा उसे ले जाना क्या उचित होगा? मगर बेचारी ऋतु भी कब तक टीवी देखकर या पत्रिकाएं पढ़कर समय काटे? पास पड़ोस में कोई हम उम्र भी नहीं है। वह तो है अंकल, लेकिन मेरा आना भी अक्सर तो नहीं हो सकता। उसने असहाय भाव से कहा, फिर भी उससे फ़ोन पर तो बात कर ही सकते हो। वह तो रोज़ कर सकता हूँ तो ज़रूर किया करो बेटा, उसका अकेलापन कुछ तो कम होगा। अंकल ने अनुहार के स्वर में कहा। घर लौटने के बाद गोपाल को भी अकेलापन खलता था, अतः वह ऋतु को रोज़ रात को फ़ोन करने लगा। वह जानबूझकर व्यक्तिगत बातें करके इधर उधर की बातें करता था, चुटकुले सुनाता था, टिप्स पूछता था। एक दिन जब किसी बात पर ऋतु ने उसे फिर गोलू जीजाजी कहा तो वह पूछे बगैर न रह सका, तुम्हें यह नाम कैसे मालूम है? ऋतु, रचना के बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऋतु सकपका गई। एक बार आप दोनों को बातें करते सुन लिया था, छिपकर जी। फिर कुछ रुक कर बोली, उस रोज़ छिपकर आपकी और पापा की बातें भी सुनी थी जीजाजी। आप कह रहे थे कि आप शादी करेंगे, मगर तब जब मनु भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगा। उसमें तो अभी कई साल है जीजाजी, तब तक आप अकेलापन क्यों झेलते हैं? मैंने तो जब से आपको देखा है तब से चाहा है, तभी तो आपकी हर पसंद नापसंद मालूम है। अब जब आप भी अकेले हैं और मैं भी, तो क्यों नहीं चले आते आप मेरे पास? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ऋतु, गोपाल चिल्लाया। 6 फुट के पति के रहते दुख को अकेली कह रही हो? 6 फुट के पति के पास मेरे लिए 6 पल भी नहीं है जीजाजी। घर बस नहाने सोने को आते हैं, आपसी संबंध कब बने याद नहीं। अब तो बात भी हाँ हूँ में ही होती है। शिकायत करती हूँ तो कहते हैं कि अभी 1-2 महीने तक या तो मुझे यूँ ही बर्दाश्त करो या मम्मी पापा के पास चली जाओ। आप ही बताओ, यह कोई बात हुई? बात तो खैर नहीं हुई, लेकिन इसके सिवा समस्या का कोई और हल भी तो नहीं है। है तो जो मैंने अभी आपको सुझाया, एकदम अनैतिक, जिससे किसी पर मानसिक अथवा आर्थिक दुर्भाव न पड़े और जिससे किसी को सुख मिले, वह काम अनैतिक कैसे हो गया? ऋतु ने बात काटी। आप सोचिए मेरे सुझाव पर जीजाजी। गोपाल ने सोचा तो ज़रूर, लेकिन यह कि ऋतु को भटकने से कैसे रोका जाए? राहुल जानबूझकर तो उसकी अवहेलना नहीं
कर रहा था और फिर यह सब उसने शादी से पहले भी बता दिया था, लेकिन ऋतु से यह अपेक्षा करना कि वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करे उसके प्रति ज्यादती होगी। ऋतु को नौकरी करने या कोई कोर्स करने को कहना भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि मनचले तो हर जगह होते हैं और अरहर ऋतु भटक सकती है। इससे पहले कि वह कोई हल निकाल पाता, उसकी मुलाकात अचानक राहुल से हो गई। राहुल उसके ऑफिस में फैक्ट्री के लिए सरकार से कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मांगने आया था। गोपाल उसे संबंधित अधिकारी के पास ले गया और परस्पर परिचय करवाने के बाद बोला, जब तक उमेश साहब तुम्हारी याचिका पर निर्णय लेते हैं, तुम मेरे कमरे में चलो राहुल, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। राहुल को असमंजस की स्थिति में देखकर उमेश हंसा। बेफिक्री होकर जाइए, गोपाल बाबू के साथ आए हैं तो आपका काम तो सबसे पहले करना होगा। कुछ देर के बाद मंजूरी के कागज गोपाल बाबू के कमरे में पहुंचवा दूंगा। राहुल के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। अगर वैक्स वाटर पाइप को लंबा करने की अनुमति मिल जाती है तो मेरी कई परेशानियां खत्म हो जाएगी जीजाजी, और मैं काम समय से कुछ पहले ही पूरा कर दूंगा। अगर मैंने यह प्रोजेक्ट समय पर चालू करवा दिया न तो मेरी तो समझिए लाइफ बन गई। कंपनी के मालिक दिनेश साहब नरेश को उसके योगदान का श्रेय देते हैं। वे मेरी तारीफ भी ज़रूर करेंगे, जिसे सुनकर कई और बड़ी कंपनियां भी मुझे अच्छा ऑफर दे सकती है। राहुल ने गोपाल के साथ चलते हुए बड़े उत्साह से बताया, यानी तुम फिर इतने ही व्यस्त हो जाओगे? एकदम तो नहीं। इस प्रोजेक्ट को सही समय पर चालू करने के इनाम में दिनेश साहब 1 महीने की छुट्टी और सिंगापुर, मलेशिया वगैरह के टिकट देने का वादा कर चुके हैं। जब तक किसी भी नए प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई चलती है तब तक मुझे थोड़ी राहत रहती है, फिर प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने का काम चालू। लेकिन इस व्यस्तता में ऋतु को कैसे खुश रखोगे? वही तो समस्या है जीजाजी। नौकरी वह करना नहीं चाहती और मुझे भी पसंद नहीं है। खैर, किसी ऐसी जगह घर लेने जहां पास पड़ोस अच्छा हो और फिर 1-2 साल में बच्चा हो जाने के बाद तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी। मगर समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल क्या करूं। इस पाइप लाइन की समस्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से इतने तनाव में था कि उससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा। ऋतु स्वयं को उपेक्षित फील करने लगी है। पाइपलाइन की समस्या तो समझो हल हो ही गई। तुम अब ऋतु को क्वालिटी टाइम दो, यानी जितनी देर उसके पास रहो उससे महसूस करवाओ कि तुम सिर्फ उसी के हो। उसकी बेमतलब की समस्याओं या बातों को भी अहमियत दो। यह क्वालिटी टाइम वाली बात आपने खूब सुझाई जीजाजी, यानी 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। लेकिन एक एहसास तुम्हें उसे और करवाना होगा राहुल, कि उसकी शख्सियत फालतू नहीं है। उसकी तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। वह तो है ही जीजाजी, और ये मैं उसे बताता भी
करता हूँ, लेकिन वह समझती ही नहीं। ऐसे नहीं समझेगी। तुम कह रहे थे ना कि दिनेश साहब सार्वजनिक रूप से तुम्हारे योगदान की सराहना करेंगे, तब तुम्हें इस सब का श्रेय अपनी पत्नी को दे देना। बात उस तक भी पहुंच ही जाएगी। उद्घाटन समारोह में तो वह होगी ही, अतः स्वयं सुन लेगी और बात झूठ भी नहीं होगी, क्योंकि जब से रितु मेरी जिंदगी में आई है, मैं चाहता हूँ कि मैं खूब तरक्की करूँ और उससे सर्व गुण संपन्न गृहस्थी दे सकूँ। गोपाल ने राहत की सांस ली। उसने राहुल को व्यस्तता और पत्नी के प्रति दायित्व निभाने का तालमेल जो समझा दिया था,